मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, सहचार्य राजनीति विज्ञान, आज के बंगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम बीए सेकेंड ईयर का सेकंड पेपर का अध्ययन करेंगे, जिसमें संघीय कार्यपालिका राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति का विशेष रूप से। यानी भारतीय संविधान में भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। संविधान ने भारत में संघीय सरकार की स्थापना की है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, वही इस शक्ति का स्रोत है। जैसे कि अनुच्छेद 76 और 75 के अनुसार राष्ट्रपति व्यवहार में संवैधानिक अध्यक्ष और वास्तविक शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित है। अनुच्छेद 76 में यह स्पष्ट करता है कि राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सहायता और मंत्रणा से करेगा। और अनुच्छेद 75 यह व्यवस्था देता है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। राष्ट्रपति की कार्यपालिक शक्ति के बारे में डॉक्टर BM शर्मा, DN बैनर्जी, एलन ग्लेडहिल, पतंजलि शास्त्री, दुर्गादास बसु के द्वारा विचार व्यक्त किया गया है कि राष्ट्रपति अपने सभी कार्यों के संबंध में मंत्रिपरिषद के परामर्श को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं है। यहाँ राष्ट्रपति के संबंध में संविधान में वर्णित व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई है। यानी कि राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का राष्ट्रपति में निहित होगी और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इसी प्रकार संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा, मंत्रिपरिषद कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान। भारतीय संघ के कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। यद्यपि कार्यपालिका के प्रधान का यह नामकरण अमेरिका संविधान के समान है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियाँ अमेरिका राष्ट्रपति के समान नहीं है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान ही वास्तविक प्रधान होता है, लेकिन भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को बनाया गया, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। अनुच्छेद 58 में के अनुसार वह व्यक्ति राष्ट्रपति होगा जैसे अर्हता में योग्यताओं में माने तो 58 के अनुसार वह भारत का नागरिक होगा, वह 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो, भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन या इन दोनों सरकारों में से किसी से नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकार के अधीन कोई लाभ का पद धारण न किया हुआ हो। लेकिन अनुच्छेद 58(2) में उपबंधित व्याख्या के अनुसार भारत संघ के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति किसी राज्य का राज्यपाल संघ राज्यों के मंत्रियों के पदों का लाभ का पद न मानते हुए उन्हें राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार के लिए योग्य माना गया है। अनुच्छेद 59 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति ना तो संसद के किसी सदन और ना किसी राज्य विधानमंडल के सदन का सदस्य होगा। यदि ऐसे किसी सदन का सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। यानी कि राष्ट्रपति भारतीय संसद या राज्य विधानसभा के विधानमंडलों के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। निर्वाचन के पूर्व वह इसकी सदस्यता है तो निर्वाचन की तिथि से उसके स्थान उस सभा से रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य वेतनभोगी पद ग्रहण नहीं कर सकता। भारतीय संघ की इस सर्वोच्च पद के लिए इतनी कम योग्यताओं का होना आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा इसलिए किया कि भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक नागरिक इस उच्च पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। यह व्यवस्था जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के अनुकूल है। व्यवस्था में यानी कि व्यवहार में इस पद पर केवल वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिसे देश में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हो। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया के बारे में हम ये कह सकते हैं, भारत का राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है और यह पद्धति एकल संक्रमणीय मत पद्धति के निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव कराएगा। यानी अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली में जैसे अनुच्छेद 54 में कहा गया है के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल में निम्नलिखितों को शामिल किया गया है, जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। यानी 17वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। यानी इसमें एकल संक्रमणीय मत प्रणाली का प्रयोग किया गया है। संसद और राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत सिंगल ट्रांसफरेबल
वोट द्वारा होगा। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होगा। न्यूनतम कोटा का जो सूत्र है उसमें दिए गए मतों की संख्या, जैसे कुल दिए गए मतों की संख्या अपॉन बट्टा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या और +1 ये दिया गया है। इसमें हम ये देखते हैं कि एक जोड़ दिया गया है, यानी न्यूनतम कोटा सिद्धांत की व्यवस्था ऐसी रखी गई जिसमें मतदाताओं को स्पष्ट बहुमत का प्राप्त व्यक्ति ही राष्ट्रपति पद प्राप्त कर सके, वह पद के अनुकूल सम्मान का पात्र हो सके। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों के सदस्यों के मतों की एकरूपता लाने के लिए एकीकृत रूप से सब राज्यों और संघ मतदाताओं के मतों में समानता लाने के लिए प्रत्येक सांसद सदस्य और राज्य विधानसभाओं के प्रत्येक सदस्यों के मतों के मूल्य के निर्धारण के लिए एक विशेष व्यवस्था रखी गई है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जनप्रतिनिधियों के आधार पर मतदाताओं के मत का मूल्य निर्धारण करने के लिए मतों की संख्या हम ज्ञात करते हैं। तो जैसे कि हम देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति को जिस निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित किया जाता है उससे निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, और दूसरा है जो राज्य की विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। व्यवहार के अंतर्गत स्थिति यह है कि लोकसभा का एक निर्वाचित सदस्य लगभग 10 लाख निर्वाचकों का प्रतिनिधित्व करता है। उत्तर प्रदेश राज्य की विधानसभाओं का सदस्य लगभग 2.5 लाख मतदाताओं का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के विधानसभाओं का सदस्य केवल कुछ हजार जनता का प्रतिनिधित्व करता है। उपयुक्त स्थिति की दृष्टि में रखते हुए यह व्यवस्था की गई कि निर्वाचन मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान नहीं होता। प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या निम्न सिद्धांतों के आधार पर निश्चित की जाती है। भारतीय संघ के कुछ राज्यों, विशाल राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य अधिक जनसंख्या प्रतिनिधित्व करते हैं और कुछ राज्यों, छोटे राज्यों या संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के सदस्य कम जनसंख्या प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य उस अनुपात में निश्चित होता है जितनी जनसंख्या को वह प्रतिनिधित्व करता है। सिद्धांत यह अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में केंद्र और राज्यों का बराबर का हिस्सा होना चाहिए, इसलिए समस्त राज्यों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों के जितने मत हों उतने ही मत संसद सदस्य द्वारा दिए जाने चाहिए। निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य या मतों की संख्या निश्चित करने के लिए सूत्र फार्मूला इस प्रकार से बनाया गया, जैसे इस चार्ट में हमने दिया है। किसी भी राज्य या संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य के मत की संख्या यानी मूल्य कितना होगा, यानी राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या अपॉन राज्य विधानसभा या संघीय क्षेत्र के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या और भाग 1000। यदि भाग 1000 में हम देखें तो इसमें 1000 के उक्त गुणितों की गिनने के बाद यदि शेष 500 से कम रहता है, से कम ना हो, तो प्रत्येक सदस्य के एक मतों में संख्या में एक और जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार जब राज्यों के मतों की संख्या प्राप्त हो जाए तो उन सब के योग को संसद के सदस्यों, दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों कुल संख्या में भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होगी वह संसद के प्रत्येक सदस्य की मत संख्या होगी। अपूर्ण संख्या जो आधे से अधिक है एक मान जाएगी और आधे से कम संख्या है तो छोड़ दी जाएगी। यानी संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक के निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या यानी मूल्य को हम ज्ञात करते हैं, तो उसमें समस्त राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का योग कुल योग होगा अपॉन संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या की कुल की संख्या होगी। मतों की गणना के संबंध में उपयुक्त सूत्र और प्रक्रिया को इस उद्देश्य से अपनाया गया है कि राष्ट्रपति के चुनाव में समस्त राज्यों के प्रभाव में जनसंख्या के आधार पर एकरूपता रहे, समस्त राज्यों की विधानसभाओं को सामूहिक रूप से संघीय सदन के बराबर प्रभाव प्राप्त रहे, समस्त विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों की संख्या का योग भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करता है। इसी प्रकार संसद के दोनों सदनों के सदस्य भी भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः ये उचित है कि इन दोनों पक्षों को जो समान रूप से भारत की समस्त जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में समान शक्ति प्राप्त हो। इस प्रकार के मतों के मूल्य के आधार पर मतों की गणना की जाती है और यदि प्रथम वरीयता फर्स्ट प्रेफरेंस के मतों की गणना में किसी उम्मीदवार को जीत के लिए आवश्यक 50% अधिक मत नहीं मिलते तो द्वितीय वरीयता के मतों की गणना कर
उसके आधार पर चुनाव का निर्णय किया जाता है। अगस्त 1969 में भारत के राष्ट्रपति का जो 5वां चुनाव हुआ, केवल उसमें ही द्वितीय वरीयता के मतों की गणना भी आवश्यक हो गई थी। राष्ट्रपति चुनाव की समस्त प्रक्रिया को समझने की दृष्टि से 1969 के राष्ट्रपति चुनाव का उदाहरण ही सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें प्रथम मतगणना में वीवी गिरी को कुल मतपत्र 1910 प्राप्त हुए थे और श्री रेड्डी को 1503 और देशमुख को 503 और अन्य को 45 मतपत्र प्राप्त हुए थे। द्वितीय मतगणना में श्री देशमुख के मतों का हस्तांतरण कर दिया गया और उसके स्थान पर 103 वीवी गिरी को प्राप्त हुए और 391 श्री रेड्डी को प्राप्त हुए। यानी कि इसमें जो जीत हुई वो वीवी गिरी की हुई, क्योंकि कुल मत वीवी गिरी के ज़्यादा थे। राष्ट्रपति चुनाव 2017 के परिणाम के अंतर्गत जैसे 20 जुलाई 2017 को भारत के 14वें राष्ट्रपति हेतु निर्वाचन परिणाम घोषित किए गए। श्री रामनाथ कोविंद को 7,02,044 तथा श्रीमती मीरा कुमार को 3,67,314 मत प्राप्त हुए। कोविंद को निर्वाचक मंडल के 65.65 तथा मीरा कुमार को 34.35% मत मिले। कोविंद भाजपा समर्थित एनडीए उम्मीदवार थे और मीरा कुमार कांग्रेस समर्थित यूपीए की तरफ से प्रत्याशी थी। कोविंद को जनता दल यू और अन्ना डीएमके, बीजू जनता दल, तेलंगाना राष्ट्र समिति आदि क्षेत्रीय दलों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। विधानसभा भंग होने पर राष्ट्रपति का चुनाव संभव है, ये 1976 में उठा विवाद। 1976 में जबकि राष्ट्रपति का चुनाव होना था, गुजरात विधानसभा भंग की जा चुकी थी। अतः यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या गुजरात विधानसभा भंग होने की स्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव हो सकते हैं। इस संबंध में राष्ट्रपति ने 29 अप्रैल 1976 को अनुच्छेद 143 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगा और सर्वोच्च न्यायालय ने अपने परामर्श में कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव वर्तमान राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व होना चाहिए और एक या एक से अधिक राज्यों की विधानसभा भंग होने की स्थिति में भी चुनाव हो सकते हैं। उम्मीदवार के नाम के प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में जैसे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952 के अनुसार निश्चित की गई। व्यवहार के अंतर्गत अब तक राष्ट्रपति पद हेतु जो चुनाव हुए उनमें राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारों की एक लंबी पंक्ति और अन्य कठिनाइयों का अनुभव किया गया और तथा यह भी इस देखने में आया कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा अपने आप को मखौल के रूप में इस महान पद पर का उम्मीदवार बना लिया जाता है। एक गैर गंभीर प्रत्याशियों को इन सर्वोच्च पदों से अलग रखने का प्रयत्न 1976 में किया गया था, लेकिन जब उससे सफलता नहीं मिली तो इन गैर गंभीर प्रत्याशियों को सर्वोच्च पदों के चुनाव से अलग रखने के इरादे से 5 जून 1997 को राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया, जिसे बाद में संसद ने अधिनियम का रूप दे दिया। इस अधिनियम के आधार पर अब राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार प्रत्येक व्यक्ति का नाम कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित व कम से कम 50 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का नाम कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा प्रस्तावित और कम से कम 20 निर्वाचकों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। इसी अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए जमानत की राशि 15,000 रुपये निश्चित की गई थी। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को उच्चतम और सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी। और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष क्यों रखा गया, इसके पीछे संविधान सभा में राष्ट्रपति के चुनाव की पद्धति का पर्याप्त वाद विवाद हुआ। कुछ सदस्य चाहते थे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन भारतीय जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाना चाहिए। उनका विचार था कि प्रत्यक्ष निर्वाचन ही लोकतंत्र के अनुकूल होगा। इस प्रकार से निर्वाचित व्यक्ति उचित रूप में भारत राष्ट्र के प्रधान के रूप में कार्य कर सकता है। लेकिन अंत में अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति अपनाई गई, क्योंकि भारत की संसदात्मक शासन व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रधान होता है और वास्तविक कार्यपालिका सत्ता उत्तरदायी मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। यानी कि राष्ट्रपति निर्वाचन इस व्यवस्था में अप्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति की स्थिति बेमेल हो जाएगी। संतानम ने कहा था कि यह महसूस किया गया कि जब राष्ट्रपति को औपचारिक प्रधान मात्र बनाना है तो फिर उसे प्रत्यक्ष रीति से निर्वाचित करना व्यर्थ का परिश्रम होगा। यह भी महसूस किया गया कि भारत में 18 करोड़ मतदाताओं सुविधा निर्माण के समय मतदाताओं की संख्या द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन में बड़ी बाधा उत्पन्न होगी।
संविधान सभा में यह आशंका प्रकट की गई कि ऐसी आशंका करना उचित ही था कि शायद प्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति निर्वाचित राष्ट्रपति राष्ट्र का केवल औपचारिक प्रधान बना रहना स्वीकार न करे, उस स्थिति में उसका मंत्रिमंडल में संघर्ष हो सकता है, जिसका परिणाम संवैधानिक द्वंद्व होगा। संविधान सभा के सामने यह विकल्प था कि राष्ट्रपति का निर्वाचन केवल संसद के सदस्यों द्वारा ही किया जाए, किंतु इसे इसलिए अस्वीकार कर दिया गया कि संसद द्वारा निर्वाचित राष्ट्रपति बहुमत दल का प्रतिनिधित्व मात्र बना रहेगा और वह ना तो स्वतंत्र राष्ट्रपति होगा ना राष्ट्र का प्रतीक होगा। राष्ट्रपति न केवल केंद्र सरकार का वरन संपूर्ण भारत राष्ट्र का प्रधान होगा। इसलिए राष्ट्रपति के निर्वाचन के ये विधि जो संविधान द्वारा दी गई अपनाई गई। निर्वाचन पद्धति की आलोचकों का कहना है कि भारतीय राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व एकल संक्रमण मत शब्दावली का जो उल्लेख किया गया वह नितांत गलत है। इन शब्दावलियों का प्रयोग तो वहीं उचित होगा जहां कम से कम 2 प्रतिनिधियों का चुना जाना हो, लेकिन जहां एक ही व्यक्ति को चुना जाना हो वहां अनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं उठता। डॉक्टर महावीर प्रसाद शर्मा ने इस संबंध में लिखा है कि इस पद्धति में और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में बाह्य लक्षणों की समानता अवश्य ही प्रतीत होती है, क्योंकि दोनों में मतों का हस्तांतरण होता है, किंतु इन दोनों में उतना ही अंतर है जितना खच्चर और घोड़े में। इस पद्धति को विकल्पात्मक अल्टरनेटिव वोट या वरीयतात्मक प्रिफरेंशियल वोट की संज्ञा दी जा सकती है। इसका उद्देश्य अनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्राप्ति नहीं वरन यह एक निश्चित करना कि निर्वाचित राष्ट्रपति को बहुमत प्राप्त होता है। अगर आगे चलकर डॉक्टर शर्मा यह भी लिखते हैं कि यदि उम्मीदवारों की संख्या केवल 2 या 2 से अधिक उम्मीदवार होते हुए भी अधिकांश मतदाता द्वितीय या आगे विकल्प मतपत्रों का मत नहीं देते तो यह पद्धति भी ठीक उसी प्रकार कार्य करेगी जिस प्रकार सामान्य बहुमत प्रतिनिधित्व पद्धति विकल्पात्मक और वरीयतात्मक पद्धति के रूप में नहीं। इस पद्धति का एक संभव दोष यह है कि यदि उम्मीदवार की संख्या 2 से अधिक और मतदाता मतपत्रों पर अपने विकल्प चिन्हित नहीं करते अर्थात केवल एक ही उम्मीदवार को मत देते हैं, किसी भी उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है, तो क्या होगा? ये दोष तभी दूर हो सकते हैं जबकि कुछ विकल्पों को चिन्हित करना अनिवार्य कर दिया जाए, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया में सीनेट के सदस्यों के संबंध में किया गया है। किंतु इन आलोचनाओं के होते हुए भी इस पद्धति को विशेष कारणों से अपनाया गया है और इसका अपना महत्व है। प्रथम, इसके अंतर्गत वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिसे कुल मतों का पूर्ण बहुमत प्राप्त हो, ना कि साधारण बहुमत जैसे कि साधारण बहुमत की पद्धति में होता है। दूसरे, इनमें संसद के छोटे दलों तथा प्रादेशिक दलों का चुनाव में अपनी आवाज़ रखने का अवसर मिलता है। यदि निर्वाचक मंडल में किसी एक दल का बहुमत ना हो तो उसे अन्य दलों का सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा। उपलब्ध भत्ते और पेंशन के बारे में अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रपति को संसद द्वारा निर्धारित परिलब्धियां भत्ते प्राप्त होंगे। इसके अतिरिक्त उन्हें निःशुल्क निवास स्थान, संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। राष्ट्रपति कार्यकाल में उनकी उपलब्धियों तथा भत्तों में कोई कमी नहीं की जा सकती। सेवानिवृत्ति के बाद राष्ट्रपति को वार्षिक पेंशन प्राप्त होती है। पूर्व राष्ट्रपति को सचिवालय के खर्च के लिए निःशुल्क आवास, बिजली, पानी, कार आदि की भी सुविधा उपलब्ध होती है। फरवरी 2000 ईस्वी में राष्ट्रपति की जीवन साथी को आवास और पेंशन देने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति में वर्तमान में राष्ट्रपति को 5 लाख प्रति माह वेतन दिया जाता है। उन्मुक्तियां, राष्ट्रपति को कुछ उन्मुक्तियां प्राप्त भी प्रदान की गई है। अपने पद के अधिकारों तथा शक्तियों का प्रयोग करते हुए वह जो कोई भी कार्य करे उसके संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। यद्यपि भारतीय संघ के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं, लेकिन उन कार्यों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं है। जब तक कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर आसीन है तब तक उसके विरुद्ध किसी दीवानी या फौजदारी न्यायालय में कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, ना तो उसकी गिरफ्तारी के लिए वारंट ही जारी किया जा सकता, ना उसे कैद ही किया जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति का उस पर किसी प्रकार का दावा क्लेम हो तो 2 महीने का नोटिस देने के बाद ही किसी प्रकार की कार्रवाई की जा सकती है। कार्यकाल के बारे में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष निश्चित किया गया। यदि मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा पदच्युत के कारण राष्ट्रपति का पद इस अवधि के अंतर्गत रिक्त हो जाए तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्ष की संपूर्ण अवधि के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। यदि भारतीय संविधान द्वारा राष्ट्रपति पद पर पुनर्विचार के लिए किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया, फिर भी यह संवैधानिक परंपरा विकसित हो रही है कि कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित नहीं होगा। महाभियोग के बारे में भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का उल्लंघन किए जाने पर
संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उससे उसके पद से हटाया जा सकता है। उस पर महाभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। अभियोग लगाने के लिए अभियोग लगाने वाले सदन की समस्त संख्या 1/4 यानी 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना आवश्यक है। अभियोग लगाने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा। यदि वह सदन के समस्त सदस्य संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए तो उसके उपरांत वह भारतीय संसद के द्वितीय सदन भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इन अभियोगों की या तो स्वयं जांच करेगा या इस कार्य के लिए एक समिति नियुक्त करेगा। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वह सदन में स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि द्वारा महाभियोग की जांच में हिस्सा ले। यदि सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं तो दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो वह प्रस्ताव स्वीकार माना जाएगा और प्रस्ताव के स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति पद च्युत समझा जाएगा। इस संबंध में यह बात विशेष रूप से जानने योग्य है कि इस काल में भी वह अपने पद पर आसीन रहता हुआ बराबर अपना कार्य करता रहेगा। राष्ट्रपति अपने पद पर निश्चित अवधि की समाप्ति के उपरांत भी उस समय तक आसीन रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी राष्ट्रपति पद को ग्रहण नहीं करता। मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग की जांच के कारण राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथासंभव 6 माह के अंदर अंदर नया निर्वाचन हो जाना चाहिए। नए राष्ट्रपति की भी अवधि 5 वर्ष की होगी। जब तक वह निर्वाचित नहीं होगा उस समय तक भारत का उपराष्ट्रपति उसके पद का कार्य करेगा। संविधान के अनुच्छेद 70 में कहा गया है कि यदि कभी ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए जब भारत का राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति अपने कार्य को संपन्न करने में असमर्थ हो तो भारतीय संसद को उनके कार्यों के संपादन की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रसंग में 1969 में अनुच्छेद 70 के अंतर्गत प्रेसिडेंट्स डिस्चार्ज ऑफ फंक्शंस बिल पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत यह व्यवस्था की गई कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों ही पद रिक्त होने पर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय का उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का संपन्न करेगा। यानी कि राष्ट्रपति पद खाली कभी नहीं रहेगा। इस संबंध में हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति का एक शपथ का भी है जिसमें अनुच्छेद 60 में लिखा गया कि प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा है अथवा उसके कर्तव्यों का निर्वहन करता है अपने पद ग्रहण से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधीश उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के प्राप्य अग्रतम न्यायाधीश के समक्ष निम्न रूप में शपथ या प्रतिज्ञा करेगा और उस पर अपना हस्ताक्षर करेगा। यानी कि इसमें यह है कि मैं नाम बोलेगा अमुक जो ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञापन करता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन यानी राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूँगा और मैं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूँगा। यानी कि इसमें पूर्व में केवल ईश्वर की शपथ का ही प्रावधान था, परंतु बाद में संविधान निर्माता सभा ने सत्यनिष्ठा शब्द ये सोचकर जोड़ दिया कि यदि सदस्य नास्तिक हुआ तो वह ईश्वर की शपथ कैसे लेगा। यानी कि आज हम राष्ट्रपति के केवल कर्तव्यों का उसके निर्वाचन पद्धति और महाभियोग, कार्यकाल, उन्मुक्तियाँ, उपलब्धियाँ, भत्ते और उसकी निर्वाचन पद्धति की आलोचना और पद की शपथ ग्रहणता का अध्ययन किया। आगे हम